बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रोज़ी वॉइस चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ जो बेल आइकन है इसको भी क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। आज मेरी बारात थी। मैं दुल्हन बनी बहुत खुश थी। तभी एक औरत मेरा घूंघट उठाते ही चीख पड़ी कि अरे ये तो कमबख्त शानों की बेटी है जो अपने आशिक के साथ भाग गई थी, वो भी शादी के 20 सालों बाद। मेरे ससुराल वाले ये सुनकर भड़क उठे और वहीं से बारात वापस लौट गई। मैं बहुत तड़प रही थी कि अचानक ही अब्बा मेरे पास आए और बोले, बेटी रो मत, आज तेरी शादी लाजमी होगी और दूल्हा भी आएगा। मैं कुछ देर बाद मेरी जान निकल गई जब अब्बा ने मेरा निकाह। मेरा नाम माहीन है, मेरा तलक इस्लामाबाद से है। मेरी माँ कौन थी, कहाँ थी, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मेरी फुफ्फो ने पाला। वो बताती हैं जब मैं 2-3 साल की थी तो माँ किसी के साथ चली गई। मेरे लिए ये बात बहुत तकलीफ दे थी और इतनी ही मुझे अपनी माँ से नफरत थी जो मुझे किसी की खातिर छोड़कर चली गई थी। मैंने कभी अपनी माँ को नहीं देखा था और ना ही देखना चाहती थी। मैं तो बस धोखे खाती आई हूँ और खा रही थी, कभी किसी खून के रिश्तों के हाथों, कभी किसी मोहब्बत करने वाले के हाथों। लेकिन एक दिन मेरी आंखों से झूठी मोहब्बत की पट्टी हट गई और मुझे सब साफ साफ नजर आने लगा। फूफो हमारे साथ ही रहती थी, अपने बच्चों के साथ, सिर्फ मेरी वजह से। उनकी 2 बेटियां थी जो फूफो से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। बचपन से लेकर अब तक मेरी और उनकी कभी नहीं बनी थी। मेरे पास बस बाबा का सहारा था। उन्होंने मेरी हाथों दूसरी शादी नहीं की थी कि कहीं दूसरी माँ आ गई तो न जाने उनकी बेटी के साथ कैसा सलूक करे। लेकिन अक्सर मुझ पर गुस्सा कर जाते या कभी मुझे मेरी माँ का ताना दे देते थे। फुफ्फो मुझे समझाती, आजकल कारोबार की परेशानी है तुम्हारे बाबा को, इसलिए इतना गुस्सा करने लगे हैं, और तुम ऐसे बार बार उनके पास मत जाया करो। तुम्हारी माँ ने कौन सा अच्छा काम किया था, तुम्हें छोड़कर भाग गई, और एक तुम्हारे ननियाल वाले, उन्होंने भी कभी तुम्हारी खबर ही नहीं ली। मैं तब कुछ नहीं जानती थी, मेरा अपना कौन था और पराया कौन था। मैं स्कूल से वापस आती तो हमारी काम वाली, जिसका नाम बतूल था, वो खाना खिलाती और मुझ पर बहुत सख्ती करती। कभी कभी मेरे मुझे थप्पड़ भी लगा देती और मेरे कमरे में ही सोती थी। वो मुझ पर हर वक्त नजर रखे रखती थी। फुप्पो ने उसको मेरे लिए रखा हुआ था और जब मैं फुप्पो को बताती तो बतूल मुकर जाती, कहती, बड़ी बेगम ये झूठ बोल रही है। मेरा कोई भी यकीन नहीं करता था, ना बाबा और ना ही फुप्पो। मुझे जब तकलीफ होती मैं अपनी माँ को याद करती, उनके लिए रोती, उनको पुकारती, पर वो फिर भी नहीं आती थी। एक दिन बाबा से पूछा था, मम्मा का कुछ पता हो तो मुझे बताएं। वो एकदम घबरा गए और मुझे डांट दिया। और फिर एक दिन पता चला जब फुप्पो ने बताया कि तुम्हारे ननियाल वालों ने तुम्हारी माँ को घर से भागने पर जान से मार दिया था। तुम्हारे बाबा उसके जनाजे पर गए थे कुछ साल पहले। अब तो ये बात पुरानी हो चुकी है, पता नहीं उसकी कब्र कौन सी होगी। इस उम्र में कौन याद रहता है, क्या चीज याद रहती है। मैं 2-3 बार कब्रिस्तान गई थी पर मुझे कहीं भी शाहीन अख्तर के नाम की कब्र नहीं मिली थी। न जाने दिल ने कहा था मेरी माँ जिंदा होगी, पर इतने बड़े शहर में कौन सा एक कब्रिस्तान था। बाबा ने क्यों झूठ बोलना, उन्होंने तो आज भी मम्मा से मोहब्बत निभाई थी। मेरे लिए, अपनी मोहब्बत के लिए उन्होंने आज तक शादी नहीं की थी, वरना मुझे तो किसी यतीम खाने में डाल सकते थे। फुफ्फो भी तो थी मेरे पास, बाबा शादी कर सकते थे, पर बाबा ने मेरे लिए शादी नहीं की थी। मैं खुद कई बार फुफ्फो को कहा था कि आप बाबा की शादी कर दें, अभी तक इतने फिट हैं, पर वो कहती अब कहाँ, ये सब जेब देता है। ये मेरा भाई है, कौन सा तुम्हारी माँ है जो किसी के साथ भाग जाए और अपना घर बसा ले। मेरे दिल में मजीद नफरत जन्म लेने लग जाती थी। आधी रात को जब अपनी माँ की कमी महसूस होती या ख्वाब में मम्मा मम्मा पुकारती, उनके पीछे भागती, तो मैं उनसे कहती, आपको कभी माफ नहीं करूंगी, आप मुझे छोड़कर चली गई। सब कहते हैं मेरी माँ मर गई है, पर पता नहीं क्यों दिल इतनी नफरत करने के बावजूद भी ये बात मानने को तैयार नहीं था कि वो अब भी इस दुनिया में नहीं रही। मेरी उम्र 16 साल हो चुकी थी। मैंने मैट्रिक का इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास किया था और सबसे पहले बाबा को बताना चाहती थी, पर वो नहीं आए थे।
और मेरी कज़न जो जुड़वा थी वो मेरे साथ ही पढ़ती थी। उनमें से एक फूफो की बेटी फेल हो चुकी थी और उसने मुझसे मेरा रिजल्ट कार्ड लेकर फाड़ दिया। कहती जब हमें खुशी नहीं मिली तो तुम्हें भी कोई खुशी नहीं मिल सकती, और मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। मेरे सर पर चोट लगी जिसकी वजह से बेहोश हो चुकी थी। मुझे किसी ने नहीं उठाया था। फूफो भी घर पर थी, मुलाजमा भी थी। पर रात का न जाने कौन सा पहर था जब बाबा आए और सब पर चिल्लाने लगे। कहते अगर इसे कुछ हो जाता तो जानते हो मेरा कितना बड़ा नुकसान हो जाता, मैं डूब जाता, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ता। अब बहुत हो गया। और फुप्पो को भी डांट रहे थे। फुप्पो ने कहा इतनी फिक्र है इस नामुराद की तो खुद संभालो, मेरी भी जिंदगी है, मैं भी उधर देखूं, मेरे भी 100 काम है, अब इसके लिए घर में नहीं बैठ सकती। और बाबा ने कहा जानती हो अगर इसे जरा सा भी कुछ हो गया तो इसके बाद हम सड़क पर आ जाएंगे। मैं नीम बेहोश थी। वो क्या बातें कर रहे थे सुनाई दे रही थी, पर इन बातों का मतलब क्या था मुझे बहुत देर समझ आया था। कुछ दिनों बाद ठीक हुई तो कॉलेज में एडमिशन लेने का सोचा था। बाबा से भी कहा तो कहते क्या करोगी इतना पढ़ लिख कर, अपना कारोबार है वो संभाल लेना, अभी तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है। पर मैंने जिद करके कॉलेज में दाखिला ले लिया। मेरी कजन्स मुझे बहुत तंग करती थी और जब मैंने फुप्पो से शिकायत लगाई तो फुप्पो कहती ये देखो मेरे जोड़े जुड़े हाथों को अपने बाप से कुछ मत कह देना, मैं इतने साल सिर्फ तुम्हारे लिए रुकी हुई हूँ, और ना मुझे क्या जरूरत थी अपना घर बार छोड़कर यहाँ आकर रहने की। और फुप्पो रोने लगती। वो सच ही तो कहती थी, मेरी वजह से कितने लोग परेशान रहते थे और जिसे परेशान होना चाहिए था वो तो अब इस दुनिया में भी नहीं थी। काश मेरी माँ जिंदा होती, उनको अपने सामने खड़ा कर कर पूछती क्यों किया ऐसा, क्या कसूर था मेरा, जब मुझे संभाल नहीं सकती थी तो फिर मुझे पैदा ही क्यों किया, पैदा होते साथ ही मार देती। कम से कम हर रोज की बातें ये अजियत तो ना बर्दाश्त करना पड़ती। 17 साल की उम्र में मेरे अंदर संजीदगी आ चुकी थी। मैं अपनी बातों से अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी लगती थी। स्कूल से कॉलेज तक एक होनहार लड़की थी। मैं अमीर बाप की बेटी थी, पर कभी कोई मेरे बारे में कुछ नहीं जानता था। सबको लगता था मैं किसी मिडिल क्लास फैमिली में से हूँ, क्योंकि मैं सादगी पसंद थी और हिजाब लेती थी। फुप्पो की बेटी जो फेल हो चुकी थी उसकी उम्र ही क्या थी, सिर्फ 17-18 साल, और वो किसी लड़के को पसंद करने लगी थी और फुप्पो से बात की कि वो शादी करना चाहती है। फुप्पो ने इसको बहुत मारा और कहा अभी अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतों को देखो, मैं तुम्हारी शादी किसी अमीर गरीब खानदान में करूंगी, किसी राह चलते से नहीं। वो कई दिन कमरे में बंद रही और एक दिन मेरे पास आई, कहती माहीन तुम बात करो मम्मा से, अपने बाबा से, देखना वो मान जाएंगे। बहुत प्यार करती हूँ मैं शर्जील से, उसके बगैर नहीं रह सकती। एक बार मंगनी हो जाए फिर चाहे मम्मा शादी जब मर्जी कर दें। और जैसे फुप्पो से बात की वो कहती मैं तुम्हारी कभी कोई बात नहीं टाली, तुम्हारे कहने पर उन लोगों को आने का कह देती हूँ, पर अगर उन लोगों ने मुझसे जहेज की या कोई और डिमांड्स की तो याद रखना मैं तुम्हें ब्याह दूंगी उसके साथ, क्योंकि हमारे पास हमारा कुछ नहीं है, जो कुछ है तुम बाप बेटी का है, और तुम्हारा बाप उसने तो हमारा हर्ष तक बंद कर दिया है। मुझे पता है कैसे मैं इस घर में गुजर बसर कर रही हूँ। और फुप्पो रोने लगी। मैंने फुप्पो को तसल्ली दी, उनसे कहा आप परेशान मत हो, मैं बाबा से बात करूंगी, उन्होंने क्यों आप लोगों का जेब खर्च बंद कर दिया है, इतना पैसा है कहाँ लेकर जाना है हमने। और फिर कुछ दिनों बाद वो लोग रिश्ता लेकर आ गए और वो लड़का तो नहीं था, अच्छा खासा मर्द था और फुप्पो की बेटी का टीचर था। मुझे बहुत हैरत हुई, मेरी कजन की पसंद ऐसी है, पसंद किया भी तो कैसे अपने उस्ताद को, उस्ताद तो सिर्फ उस्ताद होता है जो हमें पढ़ाता है, बुलंदी तक लेकर जाता है। पर ये क्या सीन था शादी वाला। और मेरी दूसरी कजन कहती इसका दिमाग खराब हो गया है, फिल्में ड्रामे देखकर जो ऐसे इंसान को पसंद कर लिया जो उम्र में उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। लेकिन उन्होंने आकर मेरी कजन का रिश्ता मांगने की बजाय मेरा रिश्ता मांग लिया और मुझ पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े। और फुप्पो के साथ साथ सभी मेरी तरफ शकी नजरों से देखने लगे और उनके जाते ही एक अदालत लग चुकी थी। फुप्पो ने बाबा से कहा देख लिया अपनी बेटी को, कॉलेज में पढ़ाने का नतीजा, निकल आई ना माँ जैसी, दूसरों के हक पर डाका डालने वाली, अपने ही स्कूल के सर के साथ चक्कर चलाती रही और हमारे सामने नेक परवीन भी रही। उसने मेरी बेटी को मोहरा बनाया और मेरी मासूम बेटी इस लड़के की खातिर मुझसे मार खाती रही। मैंने बाबा से कहा ये झूठ बोल रही हैं,
फुप्पो को सब पता है, वो उन्हीं की बेटी के लिए आए थे। और नीलम फुप्पो की बेटी, वो खुद इस सर को पसंद करती थी। मैंने नीलम से कहा, बाबा को सच बताओ। तो वो कहती, मामू इसने मुझे मजबूर किया था ये सब करने को। भला मुझे इतने बड़े शख्स के साथ क्या जरूरत शादी करने की। और फुप्पो मुझे घसीटते हुए स्टोर रूम में ले गई, जहाँ वो मुझे बचपन में बंद कर दिया करती थी सजा के तौर पर। और आज बाबा के सामने किया था। बाबा ने कहा, इसका बंदोबस्त जल्दी करना पड़ेगा, इससे पहले अपने माँ की तरह खुद ही किसी के साथ भाग जाए और हमारे हाथ कुछ भी ना आए। मैं इन सब बातों का मतलब समझने की कोशिश करने लगी थी। दूसरे दिन फुप्पो ने मुझे निकाला, कहती, माहिन बस तुम्हारे बाबा से अपनी बेटी को बचाने के लिए मैंने ये झूठ बोला, वरना तुम्हें पता है ना वो हमें घर से निकाल देती। और मुझे अपने साथ लगाकर वो रोने लगी। पर अब मुझे इनसे अपनायत महसूस नहीं होती और ना इन आने वाले आंसू देखकर मुझे रोना आता था। अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो चुकी थी और मैं दिल लगा कर पढ़ रही थी, पर अपने बाबा की नजरों में खड़ी नहीं हो सकी थी। वो मेरी तरफ से बिल्कुल लाइल्म हो चुके थे। पहले जो थोड़ा बहुत मेरा पूछ लेते थे, ख्याल करते थे, अब बस घर से बाहर या कारोबार में मसरूफ रहते। और एक दिन कॉलेज से आते वक्त बाबा को एक औरत के साथ देखा था, पता नहीं कौन थी, और बाबा इसके साथ बहुत खुश थे। शायद शायद यही वजह थी जो बाबा मुझे भूल चुके थे। बाकी क्लास फेलोज भी थी, जिनको उनके बाप लेने आते और उनकी बर्थडे पर उनको सरप्राइज गिफ्ट देते। और मेरे घर में किसी को याद ही नहीं मैं कब पैदा हुई थी। हालांकि फुप्पो अपनी बेटियों की सालगिरह मनाती, पर मेरा याद नहीं था। और एक बार हवाही जाहिर की तो फुप्पो ने कहा, दोबारा नाम भी मत लेना, तुम्हारा बाप कैसे इस दिन को याद कर सकते हैं। जिस दिन तुम्हारी सालगिरह थी उसी दिन तो तुम्हारी माँ भागी थी। अब क्या ये बात करके अपने बाबा के जख्मों पर नमक छिड़कोगी। और इसके बाद कभी अपनी सालगिरह का नाम नहीं लिया था। मेरी कॉलेज में एक ही दोस्त थी, नबीला, लेकिन कभी उसके साथ अपनी बातें शेयर नहीं कर सकती थी। और एक दिन उसने मुझे अपनी सालगिरह पर इनवाइट किया था। मैं कभी किसी के घर नहीं गई थी। मैंने उससे कहा, अगर घर पता चल गया तो पता है मुझे कितनी मार पड़ेगी। फुप्पो मुझे कमरे में बंद कर देंगी। वैसे भी हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं, मैं किसी ड्रामे का हिस्सा नहीं बनूंगी। पर अगले दिन वो मुझे घसीटते हुए अपने साथ अपने घर ले गई। उनका घर बहुत बड़ा था, बिल्कुल हमारे घर की तरह, और वो कुछ साल पहले ही बैरून मुल्क से यहाँ शिफ्ट हुए थे। वो दो ही बहन भाई थे। उसका बड़ा भाई डॉक्टर बन रहा था और उसकी मम्मा पापा भी बहुत अच्छे थे। इतने बड़े घर की बेटी थी, पर वो मेरे अंदर एतमाद की कमी थी। मैं बहुत घबरा रही थी, और अगर घर पता चल गया तो बाबा मुझे मार देंगे, मेरा हशर नशर कर देंगे। मैं कोई बच्ची नहीं रही थी, लेकिन अंदर का डर अभी तक खत्म नहीं हुआ था। मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी, पर जबरदस्ती मुझे लेकर आई और उसने मुझे अपना पूरा घर दिखाया। और फिर एक कमरे में एक खूबसूरत औरत लेटी हुई थी। नबीला ने बताया, ये इसकी फूफो है और कोमा में है। काफी सालों से तुम भी दुआ करना वो जल्द ठीक हो जाएं। और मुझे वहाँ छोड़कर वो चली गई थी, कहती, यही रुको, अब भी आती हूँ। मैं पूरे कमरे को देखने लगी। यहाँ उसी औरत की जवानी की तस्वीर लगी हुई थी, और मैं इस औरत को गौर से देखने लगी। उसके चेहरे पर और माथे पर आज भी जख्मों के निशान थे। मुझे नबीला, जिसको सब बिया कहते थे, वो मुझे घर छोड़कर गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र किसी को पता नहीं चला था, क्योंकि घर पर कोई नहीं था। और शाम को पता चला कि फुप्पो की बेटी नीलम किसी के साथ भाग गई है और बाबा बैरूने मुल्क हैं, जबकि मैं उनको देख चुकी थी। मेरे दिल से मेरा बाप उतर चुका था। मुझे उनसे कोई अपनायत महसूस नहीं होती थी। एग्जाम हो चुके थे और आजकल फ्री थी। नबीला एक दो बार घर आ चुकी थी मुझसे मिलने, पर मैं दोबारा नहीं जा सकती थी। उसने बताया, तुम्हारे कदम हमारे घर के लिए मुबारक साबित हुए। पता है, पूरे 16 साल बाद फूफो ने आंखें खोली थी अपनी, लेकिन अभी भी उनका इलाज चल रहा है। अभी वो बोल नहीं सकती और ना ही चल सकती हैं। मैं 20 साल की हो चुकी थी जब घर एक रिश्ता आया। अच्छे लोग थे। बाबा ने अचानक मेरा रिश्ता मुझसे पूछे बिना तय कर दिया और कहा, मैं तुम्हारा बाप हूँ और ये एक अच्छा फैसला है। कल को ये मत कहो कि बाप ने भी माँ जैसा किया। मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है, इसलिए सोचता हूँ तुम्हारी शादी कर दूं। और बाबा ने मेरी शादी करने का फैसला कर लिया। मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, पता नहीं क्यों। वो लड़का भी पसंद नहीं आया था मुझे। मेरी बारात आ चुकी थी, मैं खुश थी भी और नहीं भी। लेकिन अचानक एक औरत ने मेरा घूंघट उठाते ही चीख पड़ी कि अरे एक औरत ने मेरा घूंघट उठाते ही चीख पड़ी कि अरे, ये तो कमबख्त शानों की बेटी है।
जो अपने आशिक के साथ भाग गई थी, वो भी आज से 20 साल पहले। मेरे ससुराल वाले ये सुनकर भड़क उठे और वहीं से बारात वापस लौट गई। मैं बहुत तड़प रही थी कि अचानक ही अब्बा मेरे पास आए और बोले, बेटी रो मत, आज तेरी शादी लाजमी होगी और दूल्हा भी आएगा। और कुछ देर बाद मेरी जान निकल गई जब अब्बा ने मेरा निकाह अपने घर के एक मुलाजिम जो अभी कुछ दिन पहले आया था उससे मेरा निकाह कर दिया और मैं रुखसत होकर एक बड़े घर से छोटे घर में आ गई जिसके दरवाजे तक टूटे हुए थे। सब कुछ अचानक हुआ था, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था और अपने बाप के फैसले पर भी शर्मिंदगी हो रही थी। मैं ऐसी जगह पर नहीं रह सकती थी। लेकिन और क़यामत मुझ पर टूटी जब पता चला जिस मुलाजिम के साथ बाबा ने मेरा निकाह किया है उसकी पहले भी एक बीवी है और वो औरत जाहिल है जिसने घर आते ही मुझसे मेरा सामान, मेरा जेवर ले लिया और अपने शोहर को कहा कि अगर इसके पास भी गए तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे, अपने बच्चों को लेकर मैं खुदकुशी कर लूंगी। इस लड़के ने जो मेरा शोहर था उनसे कहा, मैं क्या करता, बड़े साहब ने अचानक मेरी शादी अपनी बेटी से कर दी और कहा कुछ दिनों बाद आना। अब मैं क्या पूछता उनसे, मैं तो उनकी इज्जत की खातिर खामोश हो गया और इस औरत ने मुझे बालू से पकड़ लिया, कहती जरूर गुनाह किया होगा जो इतने बड़े भाव ने तुम्हारी शादी यहाँ कर दी। मैं रोने लगी। मेरी शादी को अभी चंद ही नहीं हुए थे, मुझसे मिलने कोई नहीं आया था और मैं इन लोगों के दरमियान नहीं रह सकती थी। जब एक रात वो मुलाजिम मेरे पास आया जो मेरा शोहर था, उसने कहा, आप घबराएं मत छोटी बीबी, मैं आपको हाथ नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं जान गया हूँ आप जुबैर जमशेद की बेटी हैं, वो मेरे मोहसन थे। मैंने कहा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई थी, मेरे बाप का नाम तो जुबैर सादक है। उसने कहा, ये मैं नहीं जानता पर कल सुबह आपके वालिद आएंगे कुछ कागजात लेकर जिसमें होगा आप मुझसे तलाक ले रही हैं और इस पर हम दोनों से साइन लिए जाएंगे, पर असल में वो कागजात जायदाद के होंगे जो उनके नाम पर हो जाएगी। मैं अनपढ़ हूँ पर नमक हराम नहीं हूँ, आप यहाँ से भाग जाएं वरना वो लोग हम सबको मार देंगे। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शादी को एक हफ्ता हुआ था और एक नई कहानी मिली थी मुझे सुनने को और मैं कहाँ जाती, मेरा कौन था। जब जुबैर ने कहा आप मेरे मौसन की बेटी हैं, उनके बहुत एहसानात थे मेरे बाप पर और उन्हीं की वजह से मैं आपको तलाक देता हूँ। उसने मुझे तलाक दे दी और उसकी पहली बीवी यानी मेरी सौतर ने मुझे मेरे जेवर वापस कर दिए और माफ़ी मांगी। मेरे लिए इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं थी, मैंने उसे वापस दे दी कि तुम रख लो, पर मुझे यहाँ से निकलना था और सबसे पहले ख्याल मुझे अपनी दोस्त नबीला का आया था। मैं उनकी किसी बात का यकीन न करती पर बचपन से अब तक जो बातें जहन में पैदा हो चुकी थी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। आधी रात को घर से निकल पड़ी थी और हिम्मत नहीं थी नबीला के घर जाने की। वो लोग क्या सोचते मेरे बारे में, मुझे ना अपने बाप का पता ना माँ का पता। उनके गेट के बाहर खड़ी थी जब पीछे से एक कार रात के उस वक्त में दाखिल हुई थी। वो नबीला का भाई फराज था, मुझे पहचानता था। कहता, इस वक्त आप यहाँ क्या कर रही हैं? और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं उसको क्या जवाब देती। जब उसकी मम्मा आ गई और हैरत से मुझे देखने लगी पर बिना कुछ पूछे अंदर लेगी और मैंने उनको सब कुछ बता दिया। पर मेरे बाप का नाम सुनते ही वो खड़ी हो चुकी थी, मुझे कंधों से थाम कर कहने लगी, क्या नाम लिया तुमने अपने बाप का? मैंने कहा, आंटी मुझे तो खुद नहीं पता मेरा बाप कौन है, कौन मुझसे सच कह रहा है कौन झूठ, सब अचानक हो गया। पर हाँ, माँ का नाम पता है। मेरी माँ का नाम सुनते ही सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे थे। रात के 2 बज रहे थे पर मेरे मुंह से मेरी माँ के बारे में बुरा सुनकर मेरी दोस्त की माँ मुझे हाथ से पकड़कर एक कमरे में ले गई। ये वही कमरा था जहाँ मेरी दोस्त की फुफ्फो कोमा में पड़ी होती थी। आंटी ने कहा, गौर से देखो इस औरत को, क्या इस चेहरे को देखकर कुछ याद आता है तुम्हें? और मैं हैरत से देख रही थी और इस सोई औरत ने भी आंखें खोली थी और इन आंखों में एक अजीब सी चमक थी और मुझे देखते ही माँ ही कहा था और तब बहुत कुछ जहन में गूंजा था। मेरा बचपन जब 5 साल की थी, मम्मा के साथ खेल रही थी, वो ख्वाब जो सोते में देखती रही वो सब हकीकत थे। वो औरत मेरी माँ थी जो पिछले कई सालों से कोमा में पड़ी थी और मेरी दोस्त का घर तो मेरे मामू का घर था। सब मेरी माँ को बोलता देखकर उसकी जानिब भागे थे। वो अब बोल सकती थी पर खुद से हरकत नहीं कर सकती और सब मुझसे बार बार गले मिल रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। माँ अपने औलाद को पहचान लेती है पर औलाद कितनी बदनसीब
होती है कभी अपने माँ बाप को नहीं पहचान सकती। और उस दिन एक सच्चाई से मेरा सामना हुआ था। मेरी माँ ने सबको बताया कि जब माहीन 4 साल की थी तो इसके बाबा ज़ुबैर जमशेद की डेथ हो गई थी और उनके दोस्त जिसका नाम ज़ुबैर सादक था, मैंने दूसरी शादी उससे कर ली। उसने कहा ये उसके शोहर की आखिरी वसीयत थी, लेकिन एक दिन मुझे पता चल गया उसने माहीन के बाबा का खून किया है और अब सारी जायदाद लेने के लिए प्लान बना रहा है। और जब मैंने वकील को बुलाकर सारी बात जानी तो पता चला माहीन के बाबा ने सारी जायदाद माहीन और उसके शोहर के नाम कर दी थी। जैसे माहीन की शादी होती इससे ठीक 8 दिन बाद वो सारी जायदाद इन दोनों के नाम पर हो जाती। पर अगर माहीन अपने शोहर से तलाक लेती तो जायदाद इसके बाप की बहन और रिश्तेदारों को मिल जाती या फिर खुद माहीन किसी के नाम कर देती। और जब एक दिन मेरा दूसरा शोहर और उसकी बहन बातें कर रहे थे मेरी बेटी को और मुझे मारने की, तो मैंने सुन ली और जैसे वहां से अपनी बेटी को लेकर भागी तो उन लोगों ने देख लिया और मुझे मार दिया और माहीन को ले गए। पर किस्मत मुझ पर मेहरबान थी, मैं बच गई और आज जिंदा हूँ। और तब मुझे पता चला था इतने साल मेरे दिल में मेरी माँ के लिए नफरत डालते रहे कि वो मर चुकी है और भाग गई है। ये सब प्लान था। मेरी शादी, वो बारात वापस जाना, एक मुलाजिम से मेरी शादी, वो सब प्लान था। और मेरा तो बाप ही सुतेला था, उसने खुद शादी कर रखी थी। सब कुछ मुझे पता चल गया था। मेरा सुतेला बाप और उसकी बहन गिरफ्तार हो चुके थे। मामू ने उनसे 1-1 रुपए का हिसाब लिया था और पूरे 2 साल लगे थे जब मेरी माँ अपने पैरों पर खड़ी हुई थी। और उसी दिन मेरी शादी फराज से हो गई थी। बुरा वक्त गुजर चुका था पर गुजरे वक्त के दिए जख्म आज भी ताज़ा हो जाते हैं। पर मम्मा कहती हैं कि सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। पर मैं उनको ये बात नहीं बता सकती कि मैंने कई साल, कई रातें कितनी तकलीफ़ों में गुजारी हैं अपने माँ बाप के बगैर। पर मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरी मम्मा वापस मिल चुकी थी।